हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज या फिर वायर भी बोल सकते हैं। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं ये इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और चार्ज डेंसिटी इस पर लैम्डा ले लेते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब है यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी ले लिया हमने लैम्डा, इधर भी लेंथ इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है और इसकी वजह से यहाँ से वायर से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P और इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो गॉस लॉ की हेल्प से निकालना है। तो गॉस लॉ की हेल्प से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करेंगे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कि वो इस वायर से बिल्कुल सिमेट्रिक रहे पूरी सरफेस। तो ये वायर क्या है, ये वायर सिलिंड्रिकल होता है। तो मैं अगर एक सिलेंडर बनाऊं उसके चारों तरफ इस तरह से कि उसकी कर्व सरफेस इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वायर को एक्सिस मान लूंगा सिलेंडर की और एक हाइपोथेटिकल सरफेस बना लूंगा। तो ये मैंने बना ली एक हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, रेडियस इसकी r मान ली, आर रेडियस सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन गई और इसकी लेंथ ले लेते हैं हम L लेंथ मान लेते हैं। इसकी लेंथ हो गई L, सिलेंडर की रेडियस हो गई R। अब ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस, तो इसको हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से लेना कि पॉइंट P जो है इसकी कर्व सरफेस पर है, तो इसकी कर्व सरफेस होगी चारों तरफ, उस पर पॉइंट P होगा और इसकी एक्सिस के अलावा ये वायर होगा। ठीक, अब इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एक एरिया ले लेंगे। इस एरिया पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर E वेक्टर। ठीक है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ds वेक्टर जो होगा इधर आ जाएगा। E वेक्टर ds वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल आ रहे हैं। एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और E वेक्टर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अलावा इसमें दो सरफेस हो गए। ठीक है, टोटल तीन सरफेस है इसमें सिलेंडर में। कौन कौन सी, एक तो ये कर्व सरफेस होगी, इसके अलावा टॉप वाली सर्कुलर सरफेस और बॉटम वाली सर्कुलर सरफेस। को चाहो तो इस वाली सरफेस को हम S1 मान लेते हैं, इस वाली को S2 और इसको S3। तो अब S2 पे जब मैं देखूंगा तो S2 पर कोई भी पॉइंट अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा और जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। छोटा सा पोर्शन लेंगे तो ऊपर की तरफ ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ds वेक्टर। तो E वेक्टर और ds वेक्टर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा। और ऐसे S3 में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इधर आएगा और जो एरिया वेक्टर लेंगे वो इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो ऐसे। तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन दोनों पर S2 और S3 पर क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और जो कर्व सरफेस है इसमें कोई भी पॉइंट लो तुम, यहाँ पर भी पॉइंट लोगे तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल रहेंगे। ऐसे घूमकर ऐसे आएगी ये सरफेस, यहाँ पर पॉइंट लोगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे फ्रॉम और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पूरी कर्व सरफेस पर E और एरिया वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे और S1 S2 पर परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, E डॉट ds किसके इक्वल है हमारा, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्लोज सरफेस के लिए, ये क्लोज सरफेस सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है,
तो इस क्लोज सरफेस को मैं 3 ओपन सरफेस में डिवाइड कर दूंगा। 3 ओपन सरफेस, एक S1, एक S2, एक S3। S1 E डॉट ds और ds E और ds के बीच में यहाँ पर एंगल 0 डिग्री रहेगा पूरी सरफेस पर। S2 के लिए E ds cos 90 रहेगा और S3 के लिए E ds वो भी cos 90 रहेगा। और देखो क्यूइन, क्यूइन को क्या लिखेंगे? क्यूइन मतलब यहां पर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्यूइन क्या होगा यहां पर? चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, तो एनक्लोज चार्ज, तो ये वायर सिलेंडर के अंदर से कितना पास हो रहा है? तो L लेंथ इसकी पास हो रही होगी। इस सिलेंडर के अंदर से इस वायर की कितनी L लेंथ पास हो रही होगी। ठीक है, लैम्डा है यूनिट लेंथ पर चार्ज, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो L लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। यूनिट पर लैम्डा, तो L लेंथ पर लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यूइन की वैल्यू आ गई लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इधर, राइट हैंड साइड वाली टर्म इधर। अब देखो ये वाला cos 90 और cos 90, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या? E ds cos 01। और E जो है यहाँ पर इस पूरी सरफेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वायर से सब इक्वल डिस्टेंस पर है, E का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो E कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे हम और बचेगा ds S1 सरफेस के लिए, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो दोनों तो जीरो हो गए। अब ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन मतलब ये कर्व सरफेस का पूरा सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस का पूरा सरफेस एरिया क्या होता है? तो तुम्हें आता है, देखो ये क्या हो जाएगा? ds का इंटीग्रेशन कर्व सरफेस का सरफेस एरिया तो होता है 2πrl, यही होता है। ठीक है, 2πr इंटू L, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L और L कैंसिल, 2πr अपॉन में चला जाएगा, तो E का वैल्यू ऐसा दिखेगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। E जो होता है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी E का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन r। तो ये कोई भी एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये लीनियर चार्ज है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड R पर ऐसा डिपेंड करेगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। ग्राफ बनाना चाहो तो इसे बना सकते हैं। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो हमें गॉसियन सरफेस आनी चाहिए बनाना, सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हमने वायर के लिए सिलेंडर बना दिया इस तरह से। ठीक है, और फिर क्यूइन फाइंड करना आना चाहिए, टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। तो क्यूइन फाइंड करना हमने यहाँ से इजीली कर लिया। यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा था, तो L लेंथ वायर गॉसियन सरफेस से पास हो रही है, तो लैम्डा L क्या हो जाएगी? क्यूइन। और ये सिंपल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो वायर की वजह से हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों की वजह से सेम रहेगा, होलो स्फीयर हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड
कैसे? देखो होलोस्फीयर है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मटेरियल जो है वो यही है, चारों तरफ ऐसे सरफेस पर, अंदर खाली है पूरा। इसको अगर हम चार्ज देंगे तो जहां मटेरियल होगा वहीं चार्ज रहेगा, तो जो मटेरियल सरफेस पर ही है बस, तो चार्ज भी वहीं पर ही रहेगा। तो होलोस्फीयर को चार्ज देंगे तो सिर्फ सरफेस पर रहेगा। अब बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की। तो कोई भी कंडक्टर हो, तो कंडक्टर को जो हम एक्सेस चार्ज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहता है? सरफेस पर रहता है। कैसे? जैसे एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कोई भी एक ये क्यूब, या फिर ऐसे मान लिया हमने क्यूब की तरह मान लो, और इसको रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में। किससे रख दिया? एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। जब एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? फोर्स। और उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर आने लगेंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इस तरफ, और इधर आने लगेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर जमा होने लगेंगे इस तरफ। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। दैट मींस यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या आने लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहे हैं तो इस साइड पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस साइड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आने लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्लेट है या फिर ये जो क्यूब या कुछ भी है, तो इस पर, इस साइड पर, इस वाले फेस पर तो क्या आने लग गया? पॉजिटिव, इस वाले फेस पर नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये खुद अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है, जो इंड्यूस होगा, या फिर जो भी बोल सकते हैं इसको, इंड्यूस होने लग जाएगा। और ये ई एक्सटर्नल, स्टार्टिंग में क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगा इंड्यूस से, तो रिजल्टेंट फील्ड जो रहेगा अंदर रिजल्टेंट फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि बाहर वाले की वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो रिजल्टेंट इधर ही रहेगा। रिजल्टेंट फील्ड इधर है, रिजल्टेंट फील्ड इधर है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे। और जैसे जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे उतना इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और इस ई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे क्या आएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। जितना एक्सटर्नल फील्ड है उतना इंड्यूस्ड फील्ड हो जाएगा, तो उसकी वजह से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, नेट फील्ड अगर होगा तो नेट फील्ड जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही इंड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेट जीरो हो गया, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो, तो अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर में क्या होती है? एक्सटर्नल फील्ड में रखा कंडक्टर को, थोड़ी देर में कंडीशन क्या आ जाएगी? यहाँ पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। और जैसे नेट फील्ड जीरो हुआ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना बंद, अब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर को मैं फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, अनलेस उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। जैसे कोई वायर है, उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी से कनेक्ट करके 10th क्लास में पढ़ा हो, ये कंडक्टर, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो चार्ज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर फील्ड होगा। पर अगर चार्ज स्टैटिक है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहे, अंदर चार्ज मूव नहीं कर रहे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज को मूव नहीं करवाएंगे कंडक्टर के अंदर, चार्ज मूव नहीं कर रहा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो ये ध्यान देना है हमें, अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है हमने कंडक्टर के क्रॉस, तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, ठीक है। अब देखो फील्ड जीरो है, अब ये E डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन गॉस लॉ होता है हमारा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये वाली वैल्यू अगर जीरो होगी, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो। चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब अंदर चार्ज भी जीरो है। तो गॉस लॉ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर मैं ऐसे सरफेस अगर लूंगा अंदर की, तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। क्या होता है, नेट चार्ज। यहाँ पे चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा अंदर। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, नेट चार्ज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चार्ज ही नहीं होगा, होगा चार्ज, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, पर सम क्यू नेट जीरो होगा अंदर। यहाँ पर नेट चार्ज जीरो होगा। तो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, एक्सेस चार्ज जो भी होगा। तो जैसे कोई भी मान लो ये सॉलिड कंडक्टर, क्या है, सॉलिड कंडक्टर, इसको जितना भी मैं चार्ज दूंगा बाहर, अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज भी इसके पास, नेगेटिव चार्ज भी है, क्यू नेट यहाँ पर जीरो है। अब जितना एक्सेस चार्ज दूंगा मैं, जितना भी एक्सेस एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा हूं, तो एक्स्ट्रा चार्ज कभी भी अंदर नहीं रहेगा, अंदर क्यू नेट हमेशा जीरो रहेगा। एक्सेस चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर, क्योंकि अंदर अगर चार्ज रहा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर ई का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। तो कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, होलो हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, ई का वैल्यू हमेशा अंदर क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये चीज आप ऐसे लिख देते हैं, एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर एक्सेस चार्ज resides on its surface। एक्सेस चार्ज जो भी देंगे हम किसी भी कंडक्टर को, तो वो कहां पर आएगा, सरफेस पर। पॉजिटिव चार्ज देंगे वो भी सरफेस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज देंगे वो भी किस पर आएगा, सरफेस पर ही आएगा। तो जितना पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव देंगे वो भी सरफेस पर, नेगेटिव देंगे वो भी सरफेस पर। तो ध्यान रखना है, होलो होगा तो चार्ज तो सरफेस पर ही रहेगा, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है। और अगर कंडक्टर है उसको चार्ज देंगे तो भी सरफेस पर ही रहेगा। तो होलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों को चार्ज दे रहे हैं तो कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, काम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हम अलग अलग पोजीशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज हम मान लेते हैं क्यू चार्ज, इसके ऊपर रेडियस आर है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर निकालेंगे। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे मान लो पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, कोई भी पी पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पर ये इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, आर डिस्टेंस है सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। ठीक है, आर की वैल्यू आर से ज्यादा होगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर हम गॉस लॉ की हेल्प से निकालेंगे। तो गॉस लॉ की हेल्प से क्या निकालेंगे, तो एक सरफेस हमें इमेजिन करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर इस तरह से इमेजिन करते हैं कि इस स्फीयर के वो कह रहा है सिमेट्रिकल रहे। तो सिमेट्रिक बनानी सरफेस इसके, ये स्फीयर है, इसकी सिमेट्री क्या बन सकता है, एक कंसेंट्रिक स्फीयर बना देंगे हम। तो ये जो कंसेंट्रिक स्फीयर हुआ ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस पर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा पोर्शन इधर लूंगा मैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, और इस पर जो छोटा सा एरिया है इसकी डायरेक्शन भी इधर ही।
ऐसे कोई भी पॉइंट, यहाँ पर ले लिया कोई भी पॉइंट, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस गॉसियन सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर ई और डीएस ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। गॉस लॉ अप्लाई कर दो, ई डॉट डीएस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब जगह सेम, cos 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में दो, cos 0 1। और E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो देख सकते हैं कि जितने भी सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो E का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। और देखो क्यूइन क्या होगा हमारा, क्यूइन चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो जितना चार्ज स्फीयर पर होगा वही एनक्लोज चार्ज हो जाएगा। तो क्यूइन की वैल्यू क्यू के इक्वल, और डीएस का इंटीग्रेशन, तो ऐसे सारी सरफेस ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², और ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा E का वैल्यू Q अपॉन 4πε0r²। ठीक है। और यहां पर जाओ, तो अगर चार्ज दे दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे सिग्मा दे दी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज ऑन यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया। तो देखो उसको Q को लिख सकते हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस r है πr², चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो Q की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, सिग्मा इंटू 4πr²। तो चाहो तो यहाँ पर तुम ये भी पुट कर सकते हो, सिग्मा इंटू 4πr², 4πε0r², 4π कैंसिल, तो सिग्मा r² अपॉन ε0r², ये भी लिख सकते हो। और यहाँ से E क्या मिलेगा मुझे, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, E r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी R का वैल्यू, E का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो ये तो हो गया आउटसाइड द स्फीयर। सरफेस पर निकालना है, तो जब सरफेस पर किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो गॉसियन सरफेस जो है वो R रेडियस की बना लेंगे, मतलब R का वैल्यू R के इक्वल on the surface of sphere। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस R रेडियस की बनेगी, R रेडियस की बनेगी तो सरफेस एरिया क्या आएगा, 4πr², या 4πr², या 4πr², 4πr² कैंसिल, तो ये जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। तो ये वैल्यू कहाँ मिल जाएगी मुझे, सरफेस पर सिग्मा अपॉन ε0, या फिर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्फीयर की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, सरफेस पर मिलेगा मुझे। ठीक है, होलो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इससे ज्यादा वैल्यू हमें कहां मिलेगी, सरफेस पर मिलेगी। तो ये वैल्यू आ गई, तो इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं सरफेस पर। और ये जो फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हम किसी भी टाइप की सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रैंडम सरफेस कैसे भी बना दो 3D में। ठीक है, उसकी सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो यहाँ पर या सरफेस के बिल्कुल पास में कोई पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ही आएगा। यहाँ पर निकालेगा, इसके बिल्कुल पास में निकालें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये इसकी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी किसी भी कंडक्टर की वजह से। ठीक है, अब तीसरा वाला, थर्ड, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर अगर हम निकालेंगे तो इनसाइड द स्फीयर मतलब यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, तो गॉसियन सरफेस जो बनेगी ऐसे बनेगी, ये गॉसियन सरफेस बन गई। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज क्यू इन का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनी, एनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, 0, और एनक्लोज चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, 0। तो ये पता है हमें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो
तो जैसे कंडक्टर के थोड़ा सा अंदर में जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, सेंटर पे जीरो, सब जगह जीरो, कोई भी पॉइंट है अंदर। और सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस के बाहर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अगर ग्राफ बनाना चाहें हम तो ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे? ई और आर में जब आर का वैल्यू जीरो है मतलब सेंटर, तो सेंटर पे फील्ड जीरो, कहां तक जीरो, सरफेस के जस्ट पहले तक। तो सरफेस के जस्ट पहले तक फील्ड जीरो रहेगा। जैसे सरफेस पर आए फील्ड मैक्सिमम कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सरफेस पर ये वैल्यू। और उसके बाद यहां से जैसे सरफेस से बाहर निकले तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है, ये ऐसा बन जाएगा। तो पहले जीरो फिर ये ऐसे, तो ये इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो गया, होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, चार्ज सरफेस पर रहेगा। अब बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की तरह नहीं होते, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते, उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो चार्ज जो देते हैं वो चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता है, वहां पर सरफेस पर तो रहेगा, वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होता, यहाँ पर E की वैल्यू जीरो नहीं होती, E की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो वही R रेडियस मान लेते हैं इसकी, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे जब वॉल्यूम में चार्ज रहेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। सपोज Q चार्ज है टोटल, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी हमारी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसको हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। अब इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, वही तीन अलग अलग कंडीशन में। पहला आउटसाइड, आउटसाइड को निकालेंगे तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ऐसे गॉसियन सरफेस बन जाएगी हमारी R रेडियस की। ठीक है, सिमेट्रिकल, वही गॉस लॉ अप्लाई करेंगे हम सारे पॉइंट्स पर। गॉसियन सरफेस के E की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो वही cos जीरो आएगा। और E का वैल्यू सारे सेंटर से सारे पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, E कांस्टेंट रहेगा, E बाहर आ जाएगा, बचेगा ds। ds का इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई r स्क्वायर Q इन टोटल इनक्लोज चार्ज, तो पूरा जो स्फीयर पे चार्ज है वो पूरा इनक्लोज है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज Q के इक्वल ही रहेगा। तो E की वैल्यू मिल जाएगी हमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और अगर रो की फॉर्म में लिखना चाहो तो Q को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 पाई को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये जाएगा रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो E मिलेगा मुझे वो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। ठीक है, पहले के जैसा सेम। दूसरा सरफेस पर निकालेंगे तो r की वैल्यू r पुट कर देंगे, क्वेश्चन सरफेस बनाएंगे यहाँ पर,
सरफेस पर, तो आर की वैल्यू आर के इक्वल, यहाँ पर भी आर लिख देंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो ये सिंपल ऐसा दिखेगा, रू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी सरफेस पर इतनी। अब इसमें डिफरेंस है पहले वाले से, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, वो अंदर आएगा। देखो सरफेस पर वहां पर भी इतना ही निकला था, यहाँ पर भी इतना निकला है, आउटसाइड पे निकाला था वहां पर और यहाँ पर सेम है। डिफरेंस आएगा अंदर किसी पॉइंट पर अगर निकालेंगे, तो वहां पर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था, यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह 0 नहीं होगा। तो देखो इन साइड पर जब निकालेंगे हम, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है पहले वाले से अलग। इन साइड पर कोई पॉइंट लिया अपने P r डिस्टेंस पर, इस पर निकालना है, तो वही r रेडियस की गॉसियन सरफेस बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से वैल्यू निकालेंगे हम, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, E डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पहले क्यू इन की वैल्यू, चार्ज एनक्लोज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो देखो चार्ज डेंसिटी थी हमारी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ये कितना, ये यूनिट वॉल्यूम पे था, यूनिट वॉल्यूम पे कितना है, इतना है। तो इस वॉल्यूम में कितना आएगा, ये जो वॉल्यूम बना नया छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा। तो क्यू इन की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये यूनिट वॉल्यूम में इतना है 4/3 पाई आर क्यू, तो इतने वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई कैंसिल, तो ये जाएगा क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू। ये तो किसकी वैल्यू है, क्यू इन की वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्यू इन टोटल क्यू के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस, ये वाला चार्ज हमने नहीं लेंगे, सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेंगे, तो ये क्यू इन की वैल्यू आ गई। इधर वही सेम रहेगा, यहाँ पे ds वेक्टर और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो यहाँ तो वही आएगा E इंटू 4πr² लिख देंगे सीधा, एरिया इंटू E, और डिफरेंस क्या आएगा, क्यू इन यहाँ पर ये आएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो E का जो वैल्यू बनेगा वो E का वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन में, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ये आर स्क्वायर है, आर क्यूब एक आर बचेगा यहाँ पर, तो एक क्यू आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये क्यू को चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ तक लिखूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब पुट करोगे यहाँ पर, तो 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, और ये तो E जो होता है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो E आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर सेंटर पे निकालेंगे तो सेंटर पे 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू सेंटर पे 0 पुट करेंगे तो E की वैल्यू 0, तो 0 कहां पर होगा, सेंटर पे होगा। और फिर जैसे जैसे सेंटर से आगे चलते जाएंगे E आर के प्रोपोर्शनल होगा, तो लीनियरली इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां तक पहुंचेंगे सरफेस तक मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जैसे सरफेस से आगे जाऊंगा तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाहर क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस जगह भी हम ग्राफ बना सकते हैं, E और R में, ठीक है। कैसे ग्राफ बनेगा, अंदर E प्रोपोर्शनल टू R है, तो सेंटर पे 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, और E प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। फिर सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है तुम्हें,
ये इस तरह से। तो ये ऐसा ग्राफ, तो ये तो सेम ग्राफ हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी बनाया था 11th क्लास में। एक स्फीयर है तो इस स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस में ऐसा ही ग्राफ बना था इसी तरह से, या स्मॉल जी और आर में ग्राफ बनाया था तो वो भी ऐसा ही बना था इस स्फीयर की वजह से। तो वैसा ही ग्राफ यहाँ पर भी आता है सेम, ठीक है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग में अंदर जीरो था तो ये वाली लाइन नहीं थी, और नॉन कंडक्टिंग में ये लाइन भी आएगी। तो ये नॉन कंडक्टिंग की वजह से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे स्कूल का एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे स्कूल में जब भी तुम दोगे एग्जाम, तो उसमें तुम्हें पूरी लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा कि हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर किया है, उस पर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है पॉइंट पी पर, तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, और जो जो हम यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो सब तुम्हें लिखना है वहां पर पेपर के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर थ्योरी नहीं लिखोगे, लाइंस नहीं लिखोगे, डायरेक्टली ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख के आ जाओगे तो आधे ही नंबर मिलेंगे, है ना। पूरे नंबर चाहिए अगर स्कूल के अंदर तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा, स्कूल या बोर्ड के अंदर तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये किसकी वजह से हो गया, नॉन कंडक्टिंग की वजह से हो गया हमारा। इसके अलावा हम फोर्थ हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड uniformly charged plane sheet of infinite extension। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है और इनफाइनाइट एक्सटेंशन बहुत बड़ी है, उसको छोटा सा पोर्शन हम यहां पर ले रहे हैं, और इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इसकी वजह से ये ऐसे रखी हुई प्लेट है ना, इस तरह से रखी हुई है, इसका प्लेन ऐसे है, और इसके पास में कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। प्लेट के पास में कोई पॉइंट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसको हम गॉस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ की हेल्प से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, ठीक है। देखो किस तरह से इमेजिन करेंगे, उसको मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये प्लेट है, तो सरफेस में ऐसे लूंगा, जैसे तुम्हारा मार्कर दिख रहा है, ये इसी तरह से सरफेस रहेगी, और इसके बीच में से मैं पास करूंगा इसको ऐसे, ठीक है। तो कुछ पोर्शन प्लेट के अंदर से जाएगा, बाकी गॉसियन सरफेस का पोर्शन इधर रहेगा, आधा आधा इधर रहेगा। ऐसे तो गॉसियन सरफेस बना रहा हूं यहाँ पर, तो देखो कैसे बनेगी। तो ये गॉसियन सरफेस होगी हमारी, आधी इधर सिलेंड्रिकल, ठीक है। सरफेस एरिया इसका ए मान लो, एस मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसका ए, ये पूरा है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है इसका भी ए ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग सरफेस ले लेंगे। एक सरफेस में ले रहा हूँ ये सर्कुलर, ये वाली सरफेस, इसको S1 मान लेते हैं, दूसरी इधर वाली सरफेस इसको S2 मान लेते हैं, और ये थर्ड ये होगी, ये कर्व सरफेस हो जाएगी S3, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर आएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और कर्व सरफेस के किसी पॉइंट पे निकालेंगे उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर लेंगे तो जो छोटा सा ds वेक्टर आएगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे ds वेक्टर आएगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, और जो कर्व सरफेस है उस पर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ऐसे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर
परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों जो सरफेस है S1 S2 इस पर क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर एरिया ए है, यहाँ पर भी एरिया है, यहाँ पर भी एरिया ए रहेगा, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ले रहे हैं। तो ये गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, E डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी पूरी जो क्लोज सरफेस है, ये पोर्शन सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, इसको तीन पोर्शन में, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तीन ओपन सरफेसेस में, एक S1 E डॉट डी एस, ठीक है, या फिर E डी एस cos 0 डिग्री होगा। दूसरी S2 मतलब ये वाली, इस पर भी cos 0 रहेगा। और जो थर्ड वाली होगी, ये कर्व सरफेस जो होगी, इस कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा S3 जो हमने लिया है। ठीक है, तो जो तुम थ्योरी लिखोगे तो ये तुम्हें कंसीडर करना है कि जो गॉसियन सरफेस है इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, S1 S2 S3। S1 S2, ठीक है, उनपे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे, और जो कर्व सरफेस रहेगा, कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ेगा जब थ्योरेटिकल एग्जाम में तुम लिखोगे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब E की जो वैल्यू, ये जो है प्लेट इनफाइनाइट एक्सटेंशन की, और ये दोनों पॉइंट जो लिए हमने ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे लिए, तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और पूरी सरफेस पर हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट E का वैल्यू सेम ले सकते हैं। तो E को कांस्टेंट ले लेंगे, E बाहर आ जाएगा, बचेगा ds का इंटीग्रेशन मतलब इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया EA, मतलब इसकी पूरी वैल्यू को मैं EA लिख दूंगा, इसकी भी पूरी वैल्यू को EA लिख दूंगा। ये तो 0 हो गया। और क्यू इन का वैल्यू देखो क्या आएगा, तो ये इतनी सरफेस इससे पास हो रही है, ये वाला, ठीक है, मतलब कितना एरिया पास हो रहा है, ए एरिया पास हो रहा है। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। गॉसियन सरफेस से कितना एरिया पास हो रहा है, ए एरिया पास हो रहा है। तो यूनिट पर सिग्मा है, तो ए सरफेस पे कितना हो जाएगा, सिग्मा है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। यूनिट सरफेस एरिया पे चार्ज सिग्मा, ए सरफेस एरिया पे सिग्मा इंटू ए। ये ई ए क्या हो जाएगा, 2EA। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए और ए कैंसिल, 2 को उधर ले जाएंगे, तो ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर देखो डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन की बहुत बड़ी प्लेट है, तो उसकी वजह से पास में कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, कोई चार्ज प्लेन शीट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है नियर द शीट के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, तो एक प्लेट ले लेंगे हम, उस प्लेट के पास में पॉइंट्स जितने भी होंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यूनिफॉर्म। यहाँ पर सब जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर सकते हैं। वो वैल्यू होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और ऐसे ही हमें फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। तो यहाँ पे मैं कंडक्टिंग ले रहा हूं, ठीक है। तो कंडक्टिंग को हम देखते हैं, तो ये जैसे मान लो ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, उसका छोटा सा पोर्शन हमने लिया है यहाँ पर। तो इसको चार्ज जो देंगे, चार्ज कहाँ पर आएगा, सिर्फ सरफेस पर आएगा, कहाँ पर आएगा, सरफेस पर। तो ये सरफेस हो गई, ये उसकी थिकनेस हो गई, ये पीछे वाली सरफेस पर भी चार्ज होगा, ठीक, मतलब यहाँ पर बता देते हैं उसको। पीछे वाली सरफेस पर भी होगा, ये फ्रंट वाली सरफेस पर भी होगा,
अंदर यहाँ पे चार्ज 0 होगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत भी उसकी थिकनेस हम लेंगे तो उस थिकनेस के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चार्ज कहाँ पर होगा, सिर्फ सरफेस पर होगा। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा ले लेते हैं, तो इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इधर भी सिग्मा ही रहेगी। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पास में कोई पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इस तरह से लेंगे कि उसकी सिलेंड्रिकल एक तो यहाँ पर आ जाए एक सरफेस को। ठीक है, और जो दूसरा वाला पोर्शन है उसका वो इसके अंदर रहे। तो यहाँ पर भी 3 सरफेस हो जाएगी, एक हो जाएगी S1, एक हो जाएगी S2 और एक हो जाएगी S3। तो ये वाली सरफेस जो ले रहे हैं सर्कुलर, ये दोनों प्लेट्स के दोनों के बीच में आ रही है। इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के बीच में कहीं पर आ रही है। ठीक है, अब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। यहाँ पर बात करेंगे कर्व सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा और एरिया वेक्टर इधर आएगा। और इस जगह पे बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, 0। तो जो S2 जहां पर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो S2 की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर E और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे हम, Q∞ तो इस वाली सरफेस के लिए S1 के लिए तो क्या आ जाएगा, E/A मिल जाएगा मुझे। ठीक है, कर्व सरफेस के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ऐसे इस वाली सरफेस के लिए भी क्या मिल जाएगा, 0। इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो cos 90 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये भी 0, तो सिर्फ इसकी वजह से मिलेगा। ठीक है, और एनक्लोज चार्ज, फिर इसका ए वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन कहाँ से इससे पास हो रहा है, तो इतना पोर्शन पास हो रहा है। तो यूनिट पर कितना है, सिग्मा। यूनिट एरिया पर, ए एरिया पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने पहले भी बताया था, कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का हो, ठीक है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उसके पास में कोई पॉइंट लेंगे सरफेस पर, या बिल्कुल पास में कोई पॉइंट लिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा मुझे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। और ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है, तो थोड़ा सा आगे भी अगर मैं ले लूंगा तब भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो ध्यान देना है, सिंपल अगर प्लेन शीट लिखी हुई, चार्ज प्लेन शीट, तो चार्ज प्लेन शीट सिंपली लिखा हुआ है तो ये आंसर होगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टिंग शीट लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेशली कंडक्टिंग प्लेन शीट लिखा हुआ है इनफाइनाइट एक्सटेंशन की, और उसके पास में कोई पॉइंट है तो कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको दूसरा मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखो यहाँ पर, ये तो गॉसियन वाला मेथड हो गया, एक सिंपल वाला मेथड से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये बीच वाला एरिया होगा प्लेट का, यहाँ पर इस पर भी चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव होगा, और अंदर चार्ज नहीं आएगा। ये ऐसे देख रहे हैं इसको, एक सरफेस इधर हो गई, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक सरफेस इधर हो गई, इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो प्लेन शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला था हमने। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो जितना इसकी वजह से होगा उतना इस पोर्शन की वजह से भी होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो ये कंडक्टिंग शीट है, इसके इधर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले पोर्शन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्या रहेगा, और बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो पॉजिटिव की वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले पॉजिटिव की वजह से इधर कोई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा मुझे, 0। तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ इतना और यहाँ पर इतना। तो ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी वजह से, चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं।
अब एक और ले लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। कोई स्फीयर है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये स्फीयर, ठीक है, चार्ज दिया अंदर, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, और ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रो का वैल्यू जो है, जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस r पर डिपेंड कर रही है। ये रो नोट तो कांस्टेंट है, और r जो है ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, कहां तक ये r लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल R तक, R का वैल्यू सरफेस तक जाएगा, इसके आगे चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ यहीं तक ही है। अब फिर क्वेश्चन में पूछ लिया हमें कि अंदर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी बाहर पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये छोटा सा पोर्शन है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r, और ये एक शेल की तरह लेंगे हम, छोटा पतला सा, और शेल की थिकनेस मान लेंगे dr। तो r रेडियस है शेल की, और थिकनेस क्या है dr। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल जो हमने कंसीडर किया है, कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका, तो शेल का वॉल्यूम निकालना आता है तुम्हें, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 4πr² इंटू dr। अब यूनिट वॉल्यूम पे यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इतना है, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब शेल पे चार्ज रो इंटू dv, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रो नोड इंटू r 4πr² dr, या 4π रो नोड r³ dr। तो ये शेल पे चार्ज आया, मुझे सपोज इस पूरे पोर्शन में निकालना है, तो पूरे में निकालना है तो 0 से r क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट शेल की रेडियस 0 और इससे ये वाली की रेडियस r, तो टोटल एनक्लोज चार्ज q इन, इसको dq क्या कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है, तो ये 4π रो नोड r³ dr 0 से लेके r तक, और कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो q इन एनक्लोज चार्ज मिल जाएगा मुझे। तो पहले एनक्लोज चार्ज निकालें, कितना आएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं 4π एप्सिलॉन रो नोड, और इसको करेंगे तो ये r⁴/4, तो ये पाई रो नोड r⁴। अब गॉस लॉ, जैसे q निकल गया हमारा, q निकल गया, गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे, E.ds q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्फीयर के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इंटू 4πr², ठीक है, अब q इन की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, r² r⁴ r² बचेगा 4π अपॉन में आ जाएगा, सॉरी पाई पाई कैंसिल, तो ये ऐसा दिखेगा रो नोड r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अंदर किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा, सरफेस पे निकालेंगे तो पहले पूरा इसका टोटल एनक्लोज चार्ज निकालेंगे, पूरा कितना q इन का वैल्यू कितना है, तो फिर 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से कैपिटल R करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल R⁴ आ जाएगा, यहाँ पे R⁴, यहाँ पे R², तो ये ऐसा आंसर दिखेगा हमें, कहाँ पर, सरफेस पर अगर निकालेंगे तो। और बाहर किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो जो एनक्लोज चार्ज रहेगा, एनक्लोज चार्ज तो इसका पूरा ही रहेगा, मतलब q इन तो यही रहेगा, और जब गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ स्मॉल r², यहाँ कैपिटल R⁴, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो बाहर किसी पॉइंट पर इतना, सरफेस पर इतना, ठीक है, और अंदर किसी पॉइंट पर, तो क्या करना है, अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब रो का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है,
जैसे जैसे सेंटर से हम आगे जा रहे हैं डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो इसी मेथड से निकालेंगे। एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लेंगे अंदर, पहले उसका वॉल्यूम निकाल के फिर उसके चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे, तो उससे किसका वैल्यू मिल जाएगा मुझे, डी क्यू का वैल्यू। ठीक है, तो शेल पे चार्ज निकला, पूरे इस पे चार्ज निकालना है क्यू इन की वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, क्यू इन मिल जाएगा, क्यू इन मिल लिया। अब सिंपल है, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज की वजह से भी हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी गॉस लॉ की। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है कि स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज उसकी वजह से, किसी प्लेन शीट की वजह से कितना होगा, कंडक्टर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये सब वैल्यूज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये जो लेक्चर आज का है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी। बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं गॉस लॉ से, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में। तो इनको तुम्हें ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसके क्वेश्चंस जो है तुम्हें गॉस लॉ के वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, सर्कल वाले। तो सर्कल वाले क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं और उनके जो भी आंसर होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, या जो भी डाउट है वो तुम्हें पूछना है फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।